पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मधुमक्खी पालकों के साथ संवाद। विश्व मधुमक्खी दिवस के मौके पर हुई बात। हरियाणा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का सड़कों पर प्रदर्शन। कई जिलों में डीसी को सौंपा ज्ञापन। देश भर में आज केमिस्ट संगठन हड़ताल पर। हरियाणा और हिमाचल पर भी देखने को मिला असर। कल दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टर्स का संग्राम। 23 मई तक करेंगे चक्का जाम। हरियाणा में गर्मी का अब 47 डिग्री वाला टॉर्चर। हिमाचल में भी दिखा बड़ा असर। 25 मई से नौतपा की होगी शुरुआत। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, जो आज पंचकुला में विश्व मधुमक्खी दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मधुमक्खी पालकों के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम ने मधुमक्खी पालकों की भावांतर भरपाई योजना की प्रोत्साहन राशि भी जारी कर दी। आप सबको विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर उसका लाभ भी आज आप तक पहुंचेगा। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, हम सब जानते हैं। साथियों, ये धरती पर जीवन को बचाने के लिए ये किया जा रहा प्रयास, साथियों, एक बड़ा प्रयास है। मैं इसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूं। साथियों, इस अवसर पर आप सबके बीच में आना, ये मेरे लिए ये बहुत ही, हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे वेद पुराण, भारतीय संस्कृति में भी मधु और मधुमक्खियों के विशेष महत्व उनमें भी बताया गया है। साथियों, ऋग्वेद में मधु को समृद्धि, शुद्धता और स्वास्थ्य का ये प्रतीक माना गया है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बता रहे थे कि मधुमक्खियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और मधुमक्खी दिवस के अवसर पर आज इन्होंने जो मधुमक्खी पालक हैं उनको राहत राशि भी दी है। अब अगली बात जो हम इस बुलेटिन में करने जा रहे हैं वो हम सबसे जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं मेडिकल स्टोर्स की स्ट्राइक की, यानी दवाई विक्रेता आज देश भर में बंद पर हैं। इस बंद के पीछे का कारण जो केमिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि आजकल जो दवाएं हैं वो ऑनलाइन मिल जाती हैं, जिसमें भारी डिस्काउंट दिया जाता है। साथ ही साथ नकली दवाएं भी बाजार में हैं, इन पर सख्त कार्रवाई हो। फार्मिस्ट जो सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है दवाई की दुकान खोलने के लिए, उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर हो। ये जो हड़ताल है इसका मुख्य कारण ये है कि अब दवाई को आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जहां पर भारी डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस मेडिकल की हड़ताल का जो असर है वो हरियाणा और हिमाचल, इन दोनों राज्यों में देखने को मिला है। लगभग 80% के करीब जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो आज बंद हैं। हरियाणा के अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर, कैथल जैसे जो जिले हैं, मैंने बताया कि 80% जो मेडिकल स्टोर हैं आज इसमें बंद नजर आए। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जगह जगह मेडिकल स्टोर के जो शटर हैं वो आज खुले ही नहीं, डाउन रहे। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। मुख्यतः शिमला, नालागढ़ ये तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टोर आज बंद है। जिन लोगों को दवाई लेनी है वो कहाँ जाएं, ये एक सोच का विषय है। लेकिन जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनकी समस्या भी जेन्युइन लगती है कि ऑनलाइन पर बिना पर्ची के ही दवाई मिल जाती है, और जो दवाई
मेडिकल स्टोर पर 100 रुपये की मिलनी चाहिए, वो जब ऑनलाइन मिलती है तो काफ़ी सस्ती मिल जाती है। तो इससे भी दवाई विक्रेता परेशान है। आज हमारी सांकेतिक हड़ताल है ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ कि ऑनलाइन फार्मेसीज कैसे इतना डिस्काउंट दे देती हैं जो कि जनहित में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वो डिस्काउंट के चक्कर में नकली दवाएं मरीजों तक पहुंच रही हैं। ऑनलाइन के खिलाफ स्ट्राइक है जी। ऑनलाइन मेडिसिन में ऐसे है कि उसके ना तो कोई इंक्वायरी होती ना उसकी चेकिंग होती, भाई फेक है वैसी है। अनट्रेंड पर्सन उसको सप्लाई करते हैं। हमारे मेडिकल स्टोर वाले सारे ट्रेंड पर्सन होते हैं, मरीज को भी अच्छी तरह तसल्ली देते हैं, वही इस तरह के मतलब दवाई इस तरह लेनी। इस वक्त नितिन अंतिल हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो दवाइयों की हड़ताल है, जाहिर है कि जो मेडिकल की जिनकी दुकान है उनके लिए एक आफत है। आजकल ऑनलाइन मिल रहा है, लेकिन दवाइयों का जो रेट है इसको लेकर भी हमेशा से ही कंट्रोवर्सी रही है। आप एक दुकान पे जाते हैं तो 100 रुपये की जो प्रिंट उस पर लिखा होता है वो दवाई आपको 90 रुपये में मिल जाती है। अस्पताल से थोड़ा बाहर आएंगे तो फिर वो 80 रुपये की मिल जाएगी, उससे और थोड़ा दूर जाएंगे तो वो 70 की मिल जाएगी, और कई जगह ऐसी भी होंगी कि वही जो प्रिंट रेट 100 रुपये का है वो 60 में भी मिल जाएगी। यानी प्रिंट रेट के ऊपर दवाइयाँ नहीं बिकती हैं, और शायद इसी के चलते जो मेडिकल स्टोर वाले परेशान हैं, आजकल ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो क्या इसका हल निकल सकता है? आपने बातचीत की होगी मेडिकल स्टोर वालों से। जी बिल्कुल मुकेश, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं, उनका ये कहना था कि जो ऑनलाइन बिक्रियां बढ़ रही है उनका विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो सेक्शन योग्यता है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता और बगैर डॉक्टर के भी कोई भी दवाई मंगवा सकता है, जिससे कोई भी घटना सामने आ सकती है। इसी के चलते उन्होंने आज विरोध दर्ज किया था और ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर उन्होंने जो आज हड़ताल की थी, वहीं उन्होंने ये भी कहा है मुकेश की अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो जल्द ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। हमारे साथ एक मेडिकल स्टोर संचालक हैं जो फिलहाल ये भी हड़ताल पर, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। शर्मा जी, मेडिकल स्टोर आप चलाते हैं, लेकिन एक समस्या सामने ये खड़ी होती है कि दवाई सेम होती है लेकिन उसके रेट अलग अलग होते हैं। अस्पताल में डॉक्टर लिखता है तो कुछ और प्रिंट निकलता है, और अगर थोड़ी दूर जाते हैं तो कुछ और कहीं और से लेते हैं तो, और ऑनलाइन मंगाते हैं तो वही दवाई बहुत सस्ते रेट में मिलती है। आपका विरोध फिर क्यों है? देखिए, ऐसा है, जो हम लोग स्ट्राइक पे गए हैं उसका मुख्य कारण तो ये है कि ऑनलाइन दवाई जो पेशेंट मंगा रहे हैं उसी की वजह से है। दूसरा, ऑनलाइन का सरकार के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर तो प्रेशर दिया जा रहा है कि आप सारी दवाइयों का बिल रखो, जबकि ऑनलाइन में कोई बिल नहीं मिल पाता। दूसरा क्या है कि नशे से संबंधित दवाइयाँ केमिस्ट बेच नहीं सकता, लेकिन ऑनलाइन कितनी ही मंगा लो, उसका भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तीसरा रीजन क्या है कि डुप्लीकेसी मार्केट में इतनी चली हुई है कि जो मेडिसिन हमें 20% पे हमें आती है, हम अब 10% रखे कस्टमर को 10% फिर भी दे देते हैं, लेकिन वही दवाई मार्केट में 30% ऑनलाइन मिल जाती है डिस्काउंट पे। लेकिन अब ये समझ में आया कि 30% डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा, वो तो डुप्लीकेट में मिलेगा, ओरिजिनल तो मिलेगा नहीं। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही। दवाई एक शर्मा जी, लेकिन रेट अलग अलग क्यों? देखिए, रेट अलग अलग तो इसलिए है कि वो मेन मुद्दा है जेनरिक का और डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन का। एक जो हमारी जानकारी है वो ये है कि जो दवाइयों पे जो प्रिंट रेट होता है और जिस रेट पर डीलर्स इनको आगे दवाई विक्रेताओं को वो दवाई देते हैं, तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं, ख़ास तौर से जो ऑपरेशन थिएटर में काम आते हैं वो चीज़ें, उनमें जो मार्जिन है कई बार बताया जाता है कि ये 50% से भी अधिक रहता है। तो जब अस्पताल से दूर जाकर वो दवाई खरीदी जाती है तो सस्ती मिलती है, क्योंकि दवाई विक्रेताओं के साथ जो डॉक्टर्स की ट्यूनिंग रहती है उसमें कहीं ना कहीं मरीज़ पिसता है। तो ऑनलाइन दवाइयों से इनको दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल शर्मा जी, एक बात सामने आती है, जब अस्पताल में कोई भी ऑपरेशन के लिए दवाई लिखी जाती है तो वो दवाई अस्पताल से सेम टू सेम रेट पर होती है, लेकिन आरोप यहाँ तक लगते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी और आपकी एक साठगांठ होती है जिसकी वजह से 50% तक का मार्जिन होता है और आप उन्हें बड़े बड़े टूरों पर भी भेजते हैं। वो क्या मामला, उसी का विरोध है क्या? एक्चुअली क्या है कि ये सब कंपनी और एमआर की सेटिंग होती है। अब आप एक चीज देखिए, जो मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर लिखते हैं वो आपको मार्केट में बाहर नहीं मिल पाएगी,
क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि वो स्टैंडर्ड की नहीं होती, उसमें सब स्टैंडर्ड की होती है, और सब स्टैंडर्ड की मेडिसिन जो होती है उसका ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको और विस्तार से हम न्यूज 18 के दर्शकों के लिए आने वाले समय में पेश करेंगे कि आखिर ये माजरा क्यों है, क्यों वही दवाई, उसी कंपनी की दवाई हॉस्पिटल से, दुकान से जब लेते हैं, जाहिर है उनका किराया भी, अस्पताल में कई दुकानें तो ऐसी हैं जिनका किराया 1-1 करोड़ रुपए भी है। अगर आप पीजीआई की बात करें या बड़े अस्पतालों की बात करें तो इतना मार्जिन वो आता कहाँ से है, तो इस पर हम एक प्रोग्राम करेंगे। बहरहाल इनकी जो आवाज़ है सरकार तक पहुँचे, वो फ़र्ज़ हमने पत्रकार के तौर पर निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐलान की जो ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने किया है। इन्होंने कहा है कि 3 दिन तक ये महाचक्का जाम करेंगे। दिल्ली एनसीआर में 21 से लेकर 23 मई तक बड़ा चक्का जाम देखने को मिल सकता है। ट्रांसपोर्टर चाहते हैं कि ग्रीन टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है, BS4 वाहनों पर जो प्रतिबंध लगा है और टोल से जुड़ी जो इनकी समस्याएं हैं, इनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। यूनियन का दावा है कि हड़ताल के दौरान लाखों कमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे, जिससे परिवहन और सप्लाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो ये आंदोलन और उग्र हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा का, जो इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं। धर्मवीर, क्या माजरा है, पूरा समझाइए जरा विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने पिछले साल ये ऐलान कर दिया था कि 2026 के आखिरी में जो है BS4 जो वाहन है वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसका मेन जो कारण था वो यही था कि NGT ने भी लगातार ये कई बार प्रतिबंध लगाए हैं, क्योंकि नवंबर-दिसंबर के आसपास का जो समय होता है उस समय दिल्ली और आसपास की जो आबो हवा है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, काफ़ी प्रदूषित हो जाती है। तो उसी वक्त ये निर्णय लिया गया था, BS वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, कॉमर्शियल वाहनों को खास तौर से पूर्ण प्रतिबंध किया जाएगा। तो उसी के ये असर है कि अब ट्रांसपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि BS वाहन अगर बंद कर दी जाएंगे कॉमर्शियल्स, तो उनके लिए एक चिंता हो जाएगी, उन्हें नए वाहन खरीदने पड़ेंगे और नए वाहन पर भी जो ग्रीन टैक्स लग रहा है वो उनके लिए भारी पड़ रहा है। और इसीलिए इन्होंने ऐलान किया है कि 21, 22 और 23 मई 3 दिन वो महाचक्का जाम करेंगे और दिल्ली NCR की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली के अंदर नहीं प्रवेश करेंगी। यानी क्या अभी इनकी शासन प्रशासन के साथ बातचीत का कोई दौर चलने वाला है आने वाले घंटों में? देखिए, अभी तक प्रशासन तक ये बात पहुंच चुकी है। प्रशासन को इन्होंने ये बात लिखित में भी दी है और कहा भी है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, लेकिन अभी तक इनकी, हम कह सकते हैं, सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं हुई है सरकार के साथ। अब कल देखना होगा कि कल जब इनका अगर ये जो विरोध है, प्रदर्शन जो है, ये अगर शुरू होता है तो उसके बाद सरकार की तरफ से क्या पहल होती है और ट्रांसपोर्टर्स का जो रुख है वो आने वाले समय में कैसा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन्होंने 3 दिन का ऐलान किया है, तो देखना होगा कि इन 3 दिनों में इनका जो हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ और इस खबर पे तो आप नज़र रखेंगे ही रखेंगे। तो पहली खबर आई कि जो दवाइयों के स्टोर हैं वो आज बंद हैं। कल से ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पे चले जाएंगे। दिल्ली NCR में 3 दिन तक चक्का जाम रहेगा। अगली खबर अब महंगाई को लेकर आ रही है। ये खबर भी हम गुरुग्राम से ले रहे हैं। गुरुग्राम सहित आज प्रदेश के अलग अलग जगह पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और महंगाई को लेकर ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम DC के थ्रू। और सड़कों पर ये जो दृश्य हैं गुरुग्राम के हम आपको दिखा रहे हैं, तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग या सत्ता से जुड़े लोग इस महंगाई के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको देशद्रोही बता रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की फौज, लुटेरों की फौज आज इस देश को लूटने का काम कर रही है। डीजल के, पेट्रोल के, CNG के 4-4 रुपए तक दाम बढ़ाना, दूध के 2 रुपए दाम बढ़ाना, महंगाई को अपने चरम पर पहुंचाने का खिताब मोदी सरकार को मिलेगा। आज उसी को लेकर एक जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस के सभी साथियों ने किया। नीट की परीक्षा को भी लेकर जिस तरीके से विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम, 22 लाख विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम भाजपा सरकार ने किया। कांग्रेस पार्टी के बारे में तो मैं आपको क्या कहूं कि हर जगह इन्होंने एक ही चीज को मान लिया है कि सिर्फ विरोध विरोध विरोध।
सिर्फ ये विरोध के नाम पर, क्योंकि इनकी कहीं पर चल नहीं रही। हर जगह पर आज आम जनता को ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो हर व्यक्ति के हित की पार्टी है, जन जन की पार्टी है। तो धर्मवीर, ये दृश्य देख के और ये जो बयानात देख के आपके जहन में भी कुछ पुरानी तस्वीरें, पुरानी यादें तो ज़रूर आ रही होंगी। जब 2014 से पहले का जो समय था तो उस वक्त कांग्रेस के बोल कुछ ऐसे होते थे जो आज बीजेपी बोल रही है, और बीजेपी के बोल ऐसे होते थे जो आज कांग्रेस बोल रही है। यानी बदला कुछ नहीं है, पार्टियां बदली हैं लेकिन हालात एक ही है। और महंगाई डायन खाए जाते, ये गाना उस वक्त बहुत पॉपुलर होता था। तो आज आप पत्रकार के तौर पर क्या महसूस कर रहे हैं कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में क्या सक्षम है, और विपक्ष जो कर रहा है क्या सत्तारूढ़ पार्टी को उससे कोई फर्क भी पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए 2014 के पहले और उसकी तस्वीर में फ़र्क आया है। जो पहले सत्ताधीन थे आज वो विपक्ष में है, जो विपक्ष में थे वो आज सत्ताधीन है। दोनों का फर्ज यही बनता है कि विपक्ष जो है वो सरकार को कम से कम जन मानस के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर घेरे। तो पहली बार हमने देखा है पिछले कई सालों के बाद कि कांग्रेस आम लोगों से जुड़े हुए किसी मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरी है। तो ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश जरूर की है। इससे पहले हालांकि कांग्रेस के जो लोग हैं वो कभी सड़कों पर नजर आए नहीं थे। पहली बार उन्हें देखने को मिला है कि जनहित के मुद्दों को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन एक ऐसे समय में आया है जब वैश्विक संकट कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि छाया हुआ है, और इसीलिए बीजेपी जो है लगातार ये बात कह रही है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के राजनीति कर रही है, क्योंकि वैश्विक संकट में बीजेपी के हाथों में भी कुछ नहीं बचा है। क्योंकि ये पूरे दुनिया में एक तरह से जिस तरह के हालात बने हुए हैं, एक तरह से जो युद्ध के हालात बने उनके मद्देनजर ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं। ये दावा बीजेपी कर रही है और कांग्रेस को के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का काम भी यही होता है कि वो कम से कम आम जन के मुद्दों को उठाए। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाने के लिए पहली बार सड़क पर उतरती हुई नजर आई है। धर्मवीर, आप से फिर गुजारिश है आप बने रहें। अगली खबर पे भी आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगा। अगली खबर भी हम गुरुग्राम से ले रहे हैं। जनगणना 2027 का जो कार्य है इसमें लापरवाही बरतने के लिए अब कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नगर निगम की शिकायत पर 10 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ सिटी थाना में एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोप यह है कि कर्मचारियों ने ना तो जनगणना परीक्षण में हिस्सा लिया और ना ही जनगणना ऐप में कोई एंट्री की। बार बार निर्देश देने के बावजूद कर्मचारियों ने काम शुरू नहीं किया, जिससे सरकारी कार्य प्रभावित हुआ है। फिलहाल पुलिस ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं निगम प्रशासन ने साफ कहा है कि लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। जनगणना के कार्य में डीसी ऑफिस से हमारे पास एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आई थी कि ये काम करेंगे, लेकिन ये जो एम्प्लॉयज़ हैं बिना किसी कारण के अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हैं। ऐसे कुछ कर्मचारियों पे हमने अभी एक्शन लिया और बाकी पे अभी हम एक्शन लेने वाले हैं। इसमें जोन 2 से हमने 5 लोगों पे एफआईआर कराई है। ये टीचर्स भी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर भी हैं। ये एफआईआर नंबर 97 है। कल ये रात हुई है एफआईआर सिटी थाना में यहाँ पर। उसके बाद जोन 3 में भी 5 एफआईआर हुई हैं। एफआईआर नंबर 16 है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था, तो इनके विभाग से भी इनको कहा गया है कि इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये सरकारी कार्य में बिल्कुल कोताही बरत रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ पे नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मवीर, अक्सर जो है जनगणना का कार्य है या दूसरी गणना का कार्य है ये टीचर्स को दे दिया जाता है, और इस गर्मी के मौसम में कहाँ टीचर्स बाहर जाएंगे जनगणना के लिए, लोगों के घर घर जाके धूल खाएंगे, मिट्टी खाएंगे। लेकिन ये तो एक अच्छा सबक सिखाने की कोशिश है कि एफआईआर ही दर्ज होगी। ऐसी खबर पहले आपने की कि जनगणना में हिस्सा ना लो तो एफआईआर हो जाती है सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से एफआईआर करवाई गई है और इन सभी पर आरोप यही है कि इन लोगों ने जनगणना का जो कार्य है उसको पूरा नहीं किया। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत से जो टीचर्स हैं वो लगातार इस बात का विरोध भी करते रहे हैं कि उन्हें टीचिंग लाइन से अलावा जो है ये काम करवाया जा रहा है, जो कि उनके लिहाज से सही नहीं है। इसका विरोध कई लोगों ने किया था। बहुत से लोग ऐसे भी हमने देखे कि वो लोग गए ही नहीं वहाँ पर
जनगणना के लिए, जिसके चलते एफआईआर हुई है। मैं इस खबर में एक अपडेट और करना चाहूंगा मुकेश जी कि पहले जो एफआईआर की गई थी कल, वो 10 लोगों के खिलाफ थी, लेकिन अभी एक सूचना और मिली है हमें कि मानेसर के इलाके में भी 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। यानी कि गुरुग्राम जिले में कुल 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है जिन्होंने जनगणना में हिस्सा नहीं लिया है। साथ ही उपायुक्त की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी इसमें कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो बुलेटिन है वो तकरीबन गुरुग्राम के नाम ही रहा और आपकी खबरें यहाँ पे प्रमुखता से हमें देखने को मिली। अब हम रुख कर रहे हैं बुलेटिन के अगले हिस्से में, झुलसते मैदानी इलाकों में और धूप से तपते पहाड़ों की कहानी लेकर। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि हरियाणा में कहीं कहीं तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जिसमें अक्सर जो तापमान है 20-32 डिग्री रहता है, वहाँ भी जो तापमान है 42 डिग्री दर्ज किया जा चुका है। इन दोनों प्रदेशों में जो गर्मी है इसका प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। इंसान भी परेशान है, लेकिन इनके साथ साथ मशीन भी परेशान हो गई है। जहाँ से बिजली आपके खंभों के ज़रिए घर पे पहुँचती है, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसको ठंडा करने के लिए हरियाणा के नूह में तो कूलर लगाकर पहले ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जा रहा है। अगर वो ठंडा रहेगा तो आपके घर का पंखा चलेगा, कूलर चलेगा, एसी चलेगा। और अगर हम इंसान की बात करें तो बेहाल है। मौसम विभाग से बात की गई, मौसम विभाग कह रहे हैं कि अभी ये जो गर्मी का टॉर्चर है ये लंबा चलेगा। आने वाले 5-7 दिन तक लोगों को किसी भी तरीके से गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा में आने वाले 5-6 दिनों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। अधिकांश ज़िलों में हीट वेव देखने को मिलेगी और 25 मई से नौतपा की शुरुआत होगी। नौतपा के बारे में मैंने जानने की कोशिश की तो ये 9 ऐसे दिन हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ये जो बात है जाहिर है कि काफ़ी घबराहट हो गई है, क्योंकि आज भी जो गर्मी है इतनी है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और इससे आने वाले कई दिनों तक, मानिए कि जून के पहले हफ्ते तक राहत मिलने की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। मनाली से सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, शिमला से रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों को हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि मैदानी इलाकों में जो इस वक्त लोग न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं, वो जाने कि हिमाचल में कैसा मौसम है। लेकिन इससे पहले सचिन की रिपोर्ट दिखाते हैं जो मनाली से उन्होंने हमें भेजी है। तेज लू भी चल रही है, तापमान 42 के पार है और ऐसे में एक कोशिश है सेवा करने की भी और लोगों को पानी पिलाने की, मीठा ठंडा जल पिलाने की, ताकि लोग गर्मी से बच सके। काफी ज्यादा गर्मी है जी। तो क्या उपाय कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? ठंड में रहना चाहिए जी। तो मीठा ठंडा जल पी रहे हैं? हाँ जी पी रहा हूँ। और दिहाड़ी मजदूरी चल रही है या गर्मी के कारण वो भी कम हो गई है? गर्मी के कारण वो भी कम हो गई जी। वो भी कम हाँ जी बिल्कुल। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं गर्मी से तमाम लोग परेशान होते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या बचाव के उपाय कर रहे हैं। कैसे हैं अंकल जी? गर्मी काफी ज्यादा? बहुत ज्यादा गर्मी है सर, बहुत परेशानी हो रही है। काम धंधा? काम धंधा तो गर्मी में है ही नहीं, काम धंधा तो बिल्कुल। तो हम आपको मनाली और शिमला ले जाने वाले थे, लेकिन हरियाणा वालों ने कहा कि पहले हमारा हाल तो दिखाओ, उसके बाद मनाली और शिमला जाइएगा। तो हरियाणा का हाल दिखाने के लिए हिमांशु नारंग की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, करनाल से ये रिपोर्ट थी। और अब आइए सीधा रुख करते हैं पहाड़ों का और चलते हैं मनाली और शिमला। सचिन हमारे साथ मनाली से मौजूद हैं और रणवीर हमारे साथ शिमला से। पहले सचिन के पास चलते हैं। सचिन, खूबसूरत नज़ारों के बीच आप खड़े हुए हैं, इनको हम चाहेंगे कि फुल स्क्रीन पर आप हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। और इस वक्त स्क्रीन पर आप रणवीर सिंह को भी देख रहे हैं, तो शिमला में जो हो रहा है वो भी हम जानते हैं। पहले सचिन आपके पास आते हैं, विस्तार से बताइए कैसा मौसम है और टूरिस्ट क्या बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँच रहे हैं? जी हाँ, देखिए अगर बात करें मनाली और आसपास के इलाकों की तो यहाँ पर इन दिनों मौसम काफी सुहावना बना हुआ है और ऐसे में
अनेक क्षेत्रों से काफी संख्या में सैलानी भी जो है पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इसमें मैं खड़ा हूँ ब्यास नदी के किनारे पर और यहाँ की तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँ। आप देखते हैं किस तरह की जो तस्वीरें यहाँ पर है, सैलानी यहाँ पर पहुंचे हैं, रिवर राफ्टिंग है यहाँ पर जो लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक राहत भी उन्हें मिली है। जो मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी है उससे कहीं न कहीं उन्हें काफी राहत यहाँ पर मिल रही है और काफी मस्ती करते हुए यहाँ पर जो है नजर भी आ रहे हैं। कुछ पर्यटक भी मौजूद है हमारे साथ, हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी हम जानेंगे क्या कहना है, कैसा लग रहा है। मनाली में आप है, कैसा लग रहा है? ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी राहत मिली क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही, कितनी राहत मिली? मैं यूपी से आई हूँ, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ब्यास नदी के किनारे पे आप है, कितना ठंडा पानी है क्योंकि गर्मी भी है और ऐसे में कितनी राहत इस पानी से भी मिली है? नहीं, बहुत मिली जी। सचिन, ये जो रिवर राफ्टिंग मनाली में होती है, पैराग्लाइडिंग मनाली में होती है, इसको टूरिस्ट एंजॉय करते हैं, लेकिन एक शिकायत हमें ये रहती है कि अक्सर जो रिवर राफ्टिंग करवाने वाले हैं या पैराग्लाइडिंग कराने वाले हैं, ये ट्रेंड नहीं होते, प्रोफेशनल नहीं होते, तो दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं लगातार। आप जानते हो इस चीज़ को, तो दुर्घटनाएं ना हो इसको लेकर प्रशासन सजग है। जी हाँ, देखिए जिस तरह अभी जो टूरिस्ट सीजन यहाँ पर गर्मियों का शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हम अमूमन देखते हैं कि काफी सारे यहाँ पर हादसे भी होते हैं, चाहे वो राफ्टिंग का हो या फिर पैराग्लाइडिंग हो। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अभी कदम उठाए गए कि जितने भी यहाँ पर जो पायलट है, चाहे वो राफ्टिंग के हो या फिर गाइड हो, उन सभी के यहाँ पर जो है सबसे पहले लाइसेंस यहाँ पर जो चेक किया जाता है और उसके बाद उन सभी लोगों का यहाँ पर जो है मेडिकल भी यहाँ पर जो किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा पायलट या कोई ऐसा गाइड तो नहीं जो नशा यहाँ पे करता, तो उसकी भी यहाँ पर पूरी जांच की जा रही है ताकि इस तरह के जो हादसे है वो यहाँ पर जो कम से कम हो सके। तो इससे पहले भी यहाँ पर जो है जब टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला था, तो उससे पहले यहाँ पर जो टेक्निकल कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पर जो है पूरी जांच इसकी की गई। सभी राफ्टिंग के जो पायलट है और जो गाइड है उन सभी का यहाँ पर मेडिकल भी किया गया और इसके साथ जो ये आप देख रहे हैं कि जो राफ्टें यहाँ पर खड़ी हुई है, इनका भी यहाँ पर जो निरीक्षण किया गया और जो टेक्निकल कमेटी है उनके द्वारा जब इनको अप्रूवल दी गई कि ये राफ्टें जो है नदी में चलने लायक है, तो उसी के बाद जो है अब ये राफ्टें यहाँ पर जो नदी में सचिन बिल्कुल आप ये जो राफ्टिंग हो या पैराग्लाइडिंग हो और किस तरीके से सुरक्षा के जो मानक है यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, इस पर भी नजर बना के रखें और इस पर भी एक अच्छी रिपोर्ट हमें भेजें, जैसे कि आज खूबसूरत दृश्य आपने भेजे। अब रुक करते हैं शिमला का। रणवीर हमारे साथ शिमला से मौजूद हैं। रणवीर, इस वक्त आप रिज मैदान पर खड़े हैं, लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि गर्मी से शिमला वालों को कोई ज़्यादा राहत मिल रही है? तपते हुए दिख रहे हो आप भी। जी हाँ, बिल्कुल। शिमला वासियों के लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि शिमला वालों के लिए तो जो है गर्मी बढ़ गई है, लेकिन जो बाहर से घूमने आ रहे हैं उन्हें ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। सबसे पहले तस्वीरें ज़रा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ पर जो है आपको नज़ारा देखने को मिलता है। टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आपको नज़र आएंगे। जो अभी शिमला का जो तापमान है वो 29 डिग्री के आसपास है और रात के समय तापमान जो है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन सैलानियों के लिहाज से अगर हम बात करें तो उनको बहुत ये पसंद आ रहा है मौसम। काफ़ी देर से हमारे साथ यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हैं जो गुजरात से आए हैं, वो अपनी बात रखना चाह रहे थे शिमला के बारे में। उन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमेश प्रजापति है, मैं गुजरात से आया हूँ। जरा बताएं, सबसे पहले यहाँ मौसम के बारे में बताएं। इसका जो शिमला का मौसम है वो बहुत बढ़िया और खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि हम गुजरात से आए हैं तो वहाँ बहुत गर्मी लग रही है। हम एसी के बाहर एसी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ एसी की भी या पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना कूल वातावरण है। और दूसरी बात ये बताना चाहता कि जो हिमाचल की सरकार है तो वहाँ इसका जो फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है हमें। उसका जो क्लीनिंग है, जो सब हमें जो फैसिलिटी मिलती है सब बढ़िया है, तो मैं उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जी रणबीर, लगातार हम इनसे बातचीत करते रहना चाहते हैं। आप से हम मुखातिब हैं और इस वक्त जो इस बुलेटिन का समय है, न्यूज़ 18 हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन का समय, अब इसको विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप इनसे बताइए और एक अच्छी सी खूबसूरत पर्यटन से जुड़ी स्टोरी आप फाइल कीजिए और सभी जो टूरिस्ट हैं बताइए कितने खुश हैं वहाँ पर शिमला में आके, हिमाचल में आके। हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन को अब यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बुलेटिन के बाद भी
न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।